नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा आम चुनाव 2024 सी विजिल ऐप से आमजन कर सकेंगी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट में होगी प्रभावी कार्रवाई। बंदियों को सही रास्ते पर लाने के लिए करवाया जा रहा भागवत कथा का श्रवण। रोजाना 4 घंटे तक भागवत कथा सुन रही जिला कारागृह में बंदी। जिले के दौरे पर रहे आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर उपायुक्त विभागों की टीमों के साथ हटकर शराब बनाने वाले स्थानों पर दी दबिश। दुष्कर्म मामले में 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत 208 अपराधी गिरफ्तार। 195 पुलिस कर्मियों की 46 पुलिस टीमों ने 205 स्थानों पर दी दबिश। अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आमजन की सुविधा के लिए सी विजिल ऐप संचालित किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। ऐप पर की गई शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अगर आमजन को चुनाव में कहीं शराब धन बांटने की जानकारी मिलती है या मतदाताओं को ले जाने के लिए वाहन लगे या कोई फेक पेड न्यूज दिखाई दे तो सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायतों पर महज 100 मिनट में कार्रवाई होगी। आमजन को सिर्फ एक फोटो या वीडियो बनाकर चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर अपलोड करना है। निर्वाचन विभाग तुरंत हरकत में आएगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सी विजिल एक भारत निर्वाचन आयोग का विशेष नवाचार है जो आम लोग और जितने भी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको एक टूल देता है कि एमसीसी के रिलेटेड किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो वो अपने मोबाइल में सी विजिल ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसमें जो सबसे खास बात है कि ये मोबाइल ऐप अपने आप में आपकी लोकेशन कैप्चर कर लेता है, जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी जगह की ये शिकायत है। मान लो किसी जगह पर अगर पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं या और कोई एमसीसी वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होकर उसका फोटो के साथ सी विजिल पे अपलोड करेगा तो इमीडिएटली हमारे पास में उसकी जानकारी आ जाती है। एंड देन फिर जो हमारी एफएसटी है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है, वो वहाँ विजिट करके चेक करती है कि क्या ग्रीवेंस सही है या नहीं है। अगर वो ग्रीवेंस सही पाई जाती है तो फिर उसकी फर्दर एक्शन या कार्रवाई की जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 100 मिनट्स के अंदर 100 मिनट्स के अंदर उनकी शिकायत या जो इश्यूज है उसका निराकरण किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। मैं चाहूँगा हमारे जिले के सभी यूथ और सक्रिय मतदाता जो अपना स्मार्टफोन रखते हैं वो सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें और उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग भी अवैध शराब की तस्करी, निर्माण, बिक्री के खिलाफ अलर्ट मोड पर है। इस क्रम में आबकारी निरोधक दल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर के उपायुक्त पोमाराम रविवार व सोमवार को हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाकायदा विभाग की टीमों के साथ हथकढ़ शराब बनाने वाले स्थानों पर दबिश देकर लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। सोमवार को उन्होंने टाउन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में विभाग के प्रहर अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर के उपायुक्त पोमाराम ने बताया कि करीब 1 माह पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई है। आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर की ओर से वीसी में दिए गए निर्देशों की पालना में उन्होंने हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले का दौरा किया। रविवार को हनुमानगढ़ के दौरे के दौरान हनुमानगढ़ व संग्रिया जाप्ता के साथ अमरपुरा थेड़ी, फतेहपुर, शेरका में रेड की गई। अमरपुरा थेड़ी में लाहन भी नष्ट करवाया गया। 2 साधारण केस बनाए गए। इसी क्रम में सोमवार को गंगागढ़ देबू घाट गंगा घाट में दबिश दी गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर सभी टीमों को निर्देशित किया गया है कि स्वयं भी संयुक्त कार्रवाई करते हुए जरूरत पड़ने पर उन्हें अवगत करवाएं। वे भी दबिश की कार्रवाई में शामिल होंगे। कमिश्नर साहब द्वारा वीसी में दिए गए निर्देशों की पालना में मैंने अभी दौरा किया। वैसे मेरी पोस्टिंग अभी नहीं है, महीना भर हुआ है, तो मैंने अभी दौरा किया जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में कल संग्रिया और हनुमानगढ़ छापता के साथ में अमरपुरा थेड़ी, फतेहपुर, शेरेका उस एरिया में रेड की गई। तो 2 सिंपल केस बनाए गए थे
और अमरपुरा थेरी में वास भी नष्ट किया गया था। जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए, उस आधार पे आज गंगागढ़ में 3 अलग अलग जगह पे रेड की गई। उसमें करीब 5000 लीटर वास नष्ट किया गया और भट्टियां नष्ट की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि समय समय पर हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्यूआरटी का गठन कर दिया गया है। इसके प्रभारी अमर सिंह हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। प्रहरा अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि अधिक से अधिक केस बनाएं और अनुज्ञाधारियों से आचार संहिता की पालना करवाएं, समय पर सूचनाएं भिजवाएं। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर 2 चेक पोस्ट भी स्थापित की गई हैं। एक चेक पोस्ट रतनपुरा व दूसरी डाबड़ी में स्थापित की गई है। इसके अलावा रेवेन्यू प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य भी चल रहा है। इसके लिए सभी निरीक्षकों और प्रहरा अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है कि सभी अनुज्ञाधारियों से संपर्क कर गारंटी पूर्ति करवाएं। जहां से भी रेवेन्यू आ सकता है उसे ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त किया जाए। इसके लिए वीसी में मुख्य सचिव ने भी निर्देश दिए थे कि अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त किया जाए। इसके लिए प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चुनाव को देखते हुए हमारे द्वारा क्यूआरटी टीम का गठन कर दिया गया है, जिसके प्रभारी श्री अमर सिंह जी है। कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। निरीक्षकों एवं प्राय अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है कि अधिक से अधिक केसेस बनाए और दुकान को जो है आचार संहिता के अनुरूप दुकान का पालन कराएं और सूचनाएं समय पर भिजवाएं। और 2 चेक पोस्ट भी स्टेब्लिश की गई है, एक चेक पोस्ट रतनपुरा और एक चेक पोस्ट डाबड़ी। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू का भी एंड ईयर चल रहा है, तो रेवेन्यू प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु सभी निरीक्षकों एवं पदाधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है कि सभी अनुज्ञाधारियों से संपर्क करके उनकी गारंटी पूर्ति कराएं और जहां भी कहीं से रेवेन्यू आ सकता हो या रेवेन्यू आने की संभावना हो, उन सभी को जो है उन सभी को ध्यान रखकर अधिक से अधिक रेवेन्यू जो है वो प्राप्त किया जाए। लोकसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर धरातल पर काम करने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वीप कार्यक्रम को अपने कमरे तक सीमित न रखें, उसे भव्य रूप में दें, उसमें आम जनता का जुड़ाव हो। सभी अधिकारी कर्मचारी इसी तर्ज पर काम करें जो उन्हें गतिविधि दी गई है, वे उसे जनता में अच्छी तरह से करें ताकि माहौल भी बने और लोगों को जानकारी हो, वे प्रेरित हों और वोटिंग किस प्रकार से करनी है। जो वोट देने नहीं आते उन्हें प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिला स्तर, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रम को अच्छी तरह से करें और प्रचार प्रसार करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए प्रकोष्ठ की तैयारियों और उनका रिव्यू किया। प्रकोष्ठों की गतिविधियों के बारे में भी रिव्यू किया, उन्हें और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी काफी गंभीर हैं। सीईओ ने बताया कि नए मतदाता अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान का इस्तेमाल करें। इसके लिए उन्हें सम्मानित करने, माला पहनाने, तिलक करने, मुंह मीठा करवाने, पीले चावल वितरण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कॉर्पोरेट और कंपनी प्रतिनिधियों से चर्चा कर विशेष छूट या उपहार देने के कार्यक्रम करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। सामाजिक संस्थाएं महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं को आगे लाने में जिला प्रशासन का सहयोग कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता वर्तमान में प्रभावी है और फ्री, फेयर और भाई मतदान के लेकर हमारी सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही है। ईवीएम्स, ट्रेनिंग, होम वोटिंग एंड जो हमारी पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षण, एफएसटी एंड विभिन्न जो हमारे इंटर बोर्डों के नाके वो सारे अभी कार्यरत हैं और सभी टीम के सहयोग से इस बार पूरे जिले के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो हमारे स्वीप गतिविधियां हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को मोटिवेट करके वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपेक्षा करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे जिलेवासी बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे और अपने माता-पिता का प्रयोग। बंदियों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जेल प्रशासन की ओर से वंशीवट सेवा आश्रम वृंदावन के सहयोग से जिला कारागृह में पिछले कुछ दिनों से भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। रोजाना बंदी 4 घंटे तक कथा का श्रवण कर रहे हैं। यही नहीं, रमजान माह में रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के बंदियों की इबादत के लिए भी जेल प्रशासन की ओर से विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 12 मार्च से शुरू हुई भागवत कथा का समापन 19 मार्च को होगा।
देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला कारीगरी के उपाधीक्षक योगेश कुमार तेजी ने बताया कि जिला कारीगरी में बंद बंदियों में धार्मिक सौहार्द बढ़ाने के लिए वर्तमान में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही रमजान माह को ध्यान में रखते हुए रोजा रखने वाले मुस्लिम बंदियों को इबादत के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भागवत कथा के तहत बंदियों को नियमित रूप से 4 घंटे कथा का श्रवण करवाया जा रहा है, ताकि बंदी जेल से बाहर निकलने के बाद सही रास्ते पर चल सके। इसके अलावा भागवत कथा आयोजकों की ओर से बंदियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बंदी पूर्ण रुचि के साथ कथा का आनंद ले सके। जेल प्रशासन की ओर से रोजा रखने वाले बंदियों के लिए रोजा खोलने की व्यवस्था भी की गई है। रोजा खोलने के लिए उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कारीगरी में बंद बंदियों के पास दिन में काफी समय होता है। भागवत कथा के आयोजन के पीछे का मुख्य मकसद है कि बंदी अपने समय का सदुपयोग करें। शिक्षा के अलावा बंदियों में सुधार लाने का धर्म भी एक मार्ग है। इससे बंदियों की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। तन कहता है भूख लगी है, कुछ खिला दो, कुछ भी देता हूं। फिर उसके आगे मन पहुंच जाता है हम फलानी नमकीन खाएंगे। तन नहीं कहता, तन ने आज तक नहीं कहा, तन को नहीं मालूम कौन सी नमकीन कौन सी कंपनी की चाहिए। तन को ठंड लगती है, वो कहता ठंड लग रही है, बस केवल ठंड से मुझे बचा लो। कपड़ों के रंग मन देखता है, कपड़ों की कंपनी के नाम मन देखता है। कारागृह में बंदियों में धार्मिक सौहार्द बढ़ाने के लिए वर्तमान में है जो भागवत कथा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ है चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो जो रोजा रखने वाले बंदी हैं उनको भी है जो अपने जो है इबादत के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भागवत कथा के तहत है जो बंदियों को नियमित रूप से है जो 4 घंटे की हम कथा सुना रहे हैं, जिसमें जो उनको ताकि वो सन्मार्ग पे चल सकें। कथा का आयोजन कर रहे वृंदावन धाम से आए गोपाल प्रसाद ने बताया कि बंदियों को भगवान से जोड़ने के उद्देश्य से जेलों में भागवत कथा करवाई जा रही है। भगवान से जुड़कर बंदी अपना जीवन सुधार कर घर जाएं और अच्छी खुशहाल जिंदगी जिएं। बंदियों को पुरस्कार स्वरूप लिखित में जुगल गुरु मंत्र बांटा जाता है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा जीवन को बदलने वाली है। कथा ने कई बंदियों का जीवन सुधारा है। वृंदावन धाम के जुगल किशोर गुरु महाराज का संकल्प है कि सभी जेलों में भागवत कथा पहुंचे और बंदियों का जीवन परिवर्तन हो। वृंदावन धाम से आए हैं। हमारे महाराज जी का मेन उद्देश्य यही है, सभी जेलों में संकल्प है कि जहाँ तक वहाँ तक सभी ये भागवत कथा का अमृत रस ये सब जेलों तक उत्पन्न हो, सबके जीवन में भागवत भगवान की कृपा बरसे। और उनका उद्देश्य यही है कि भगवान से जुड़ें, भगवान से जुड़ते हुए अच्छी अपने घर जाएं, अच्छे खुशहाल जिंदगी जिएं। मेन उद्देश्य तो महाराज जी का यही है। और जैसे कि ये सेवाएं हाट सेवाएं तो अपने युगल मंत्र लिखवाते हैं हम, तो उसमें लिखा हुआ है राधे कृष्ण 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 राधे राधे। वंशीवट सेवा आश्रम के श्रीनाथ पाठक ने बताया कि बंदियों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जेल में कथा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंदियों का अलग ही जीवन है, क्योंकि कोई बंदी किसी आपराधिक मुकदमे में उलझकर जेल में आता है, लेकिन कथा सुनकर बंदियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भागवत कथा करने के साथ बंदियों को हरि नाम की पर्ची भरने के लिए दी जाती है। कथा सुनने के बाद बैरक में जाने के बाद बंदी पर्ची भरते हैं। उन्हें प्रोत्साहन के स्वरूप 25 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। कई बंदी एक से अधिक पर्ची भी भरते हैं। बंदियों को जेल में ही आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। ये मतलब हरि नाम का पर्ची भी इनको दिया जाता है भरने के लिए, ताकि ये यहाँ कथा सुनने के बाद अपने बैरिक में जाते हैं और वो हरि नाम की जो पर्ची भरते हैं, एक पर्ची पे इनको 25 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो कोई 2 भरता है, कोई 3 भरता है, जितना ज्यादा भरते हैं उतना ये सामान का लाभ ले पाते हैं। इनके लिए एक हार्ट की दुकान लगाई जाती है, उसमें तरह तरह के बनियान, अंडरवियर, साबुन, तेल, कंगा, मंजन, ये सब उनके लिए उपलब्ध। और जो भी उनके आवश्यक चीज हैं सर से पूछ ली जाती है, उसी हिसाब से जो अंदर आता है सामान उनको दिया जाता है। जेल में बंद एक बंदी ने बताया कि उससे गुनाह हुआ है, इसलिए वह जेल में बंद है। अब रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का महीना ऐसा मुबारक महीना है जिसमें हर गुनाह की माफी मिलती है। इस माह में मुस्लिम समाज के नागरिक अपने ही नहीं दूसरे लोगों के गुनाहों की भी माफी की दुआ अल्लाह ताला से करते हैं। उन्होंने कहा कि वे जेल प्रशासन के शुक्रगुजार हैं। जेल में रोजेदारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
वे घर में नहीं हैं, लेकिन घर जैसी हर सुविधा जेल में उन्हें मिल रही है। ये हमसे कोई गलती हुई, हम यहाँ पहुँचे जेल में, तो इस रमज़ान के महीने में हम दुआ करते हैं। और ये रमज़ान का ऐसा मुबारक महीना है जिसमें हर गुनाह की माफ़ी मिलती है। जैसे 11 महीने हमारे गुनाह होते हैं, तो हमारी गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें एक माह रमज़ान का जो महीना दिया है, ये सबसे मुबारक महीना है। और इस महीने में हम सब ये दुआ करते हैं खुद के लिए और लोगों के लिए भी इस माह रमज़ान के सदक़े में हमारे गुनाहों की माफ़ी मिले, जो हमने इस दुनिया में किए हैं, जो बाहर करके आए हैं, जो हम यहाँ भोग रहे हैं, और जो इस दुनिया में किया है इसका हमें ऊपर आखिरत में इसकी माफ़ी मिले हम। इसलिए माह रमज़ान के हम रोज़े रखते हैं। और जेल प्रशासन का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो इस जेल में भी हमें इफ्तारी भी करवा रहे हैं और टाइम टू टाइम सहरी करवाई जा रही है। जितने हम रोज़ेदार हैं, हम पर कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है और किसी प्रकार का हमें कोई भी यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी की बैठक सोमवार को जंक्शन में जिलाध्यक्ष रेवंत राम पंवार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजेंद्र पाल रांगेरा को जिला महासचिव, सुनील मेघवाल को जिला सचिव, सुभाष चंद्र को जिला उपाध्यक्ष, वेद प्रकाश को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र महासचिव और मदन अंबेडकर को टिब्बी तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष पंवार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में राजेंद्र पाल जी रांगेरा के घर पर जो है कार्यकर्ता बैठक रखी गई और इस बैठक में जो है कुछ नियुक्तियां की गई है आजाद समाज पार्टी की, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन पर भी चर्चा की गई है। और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में राजेंद्र पाल रांगेरा जी ने जो है डिमांड भी रखी है टिकट की कि यहाँ से हनुमान जो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से जो है ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इनका प्रपत्र भी हमने जयपुर भेज दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ये बढ़ चढ़ करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो है बहुजन समाज जो है इस देश का हुक्मरान बन सके। साथियों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है वो देश के हित में काम करे, देश की जनता के हित में काम करे। और देश की जो जनता है, गरीब ले लो, अमीर ले लो, जो भी है, उनको एक इस तरह का काम मिले, ऐसे काम मिले जिससे उनको संतुष्टि हो। घर में ईंट पत्थर फेंकने व बाइक को आग लगाने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने टाउन पुलिस थाना में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। विनोद कुमार ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग थाना प्रभारी से की। मैं मानगढ़ का टाउन का रहने वाला हूँ जी। नंदेश्वर महादेव मंदिर, बरकत कॉलोनी, मानगढ़ टाउन। रात को कुछ 12, साढ़े 12, 1 बजे की वारदात है। मेरा मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ा रहता है, लोडिंग रिक्शा बनाई हुई है उसकी, उसमें मेरी गाड़ी की आग लगा दी गई है। इसका तो जी अपने वो उसमें कैमरे कुमरे में आ जाएगा, पड़ोस के कैमरे लगे हुए हैं, उनमें देख के पता लगेगा। शक तो जी 2-4 दिन से मैंने अप्लाई लगा रखी थी पुलिस थाने में, पहले ही 2-3 दिन से भी फलाने नाम का आदमी है, साहिल नाम का आदमी है, जो इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। परसों शीशा भी तोड़ गए थे, आज मेरी गाड़ी में भी आग लगा के। महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को सोमवार को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पंजाब के लुधियाना जिले का निवासी है। मुकदमे की जांच डीवाईएसपी अरुण कुमार कर रहे हैं।
ये अपने मुकदमा नंबर 352/23, धारा 363, 366, 376 2N, 376 D, 5/6 पोक्सो, 342 एंड 88 JJ एक्ट में दर्ज हुआ था, जिनका अनुसंधान DYSP अरुण कुमार जी कर रहे हैं। इनमें मेन मुलजिम अमनजोत 4 महीने से फरार था। श्रीमान SP द्वारा 10,000 का इनाम घोषित करवाया गया एंड टीम ने, अपने महिला थाने की टीम, सुरेश SI और प्रेम कुमार हेड कांस्टेबल, दोनों ने इनको दस्तयाब किया है, जिसको अभी श्रीमान डिप्टी साहब द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। जंक्शन में करनी चौक के नजदीक स्थित करनी धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन सोमवार को यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ हुआ। पंडित विजय कुमार शर्मा के सानिध्य में यज्ञ में पूर्णाहुति हुई। इसके बाद भंडारा लगाया गया। कथा का वाचन पंडित अजय कृष्ण शास्त्री की ओर से किया गया। परम सौभाग्य हमारे श्रेष्ठिया कॉलोनी की पावन पवित्र भूमि करनी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन हमारे श्रेष्ठिया के सभी निवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस कार्यक्रम को परिपूर्ण कराया। बड़ा ही सुंदर भक्तों का आवागमन रहा और परम पूज्य आदरणीय व्यास जी महाराज पंडित अजय कृष्ण जी शास्त्री के मुखारविंदों से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा था, जिसमें कि आज यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और भंडारा लगाया गया। इस लंगर भंडारे में सभी ग्रामवासियों ने बहुत ही तन मन और धन का सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। श्रीमद् भागवत कथा का संदेश आदरणीय व्यास जी महाराज ने यही कि धर्म की राह पर चलो, सदा सर्वदा अपने आप में देखो, और इस का संदेश यही है कि इस धर्म के जो है, धर्म से ही दया होती है, दया से ही धर्म है। अखिल भारतीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में वैदिक कायाकल्प परिवार हनुमानगढ़ की ओर से टाउन के दशहरा ग्राउंड में आयोजित 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन, कोटि अर्चनात्मक श्री राज राजेश्वरी यज्ञ, श्री नवग्रह स्त्री यज्ञ का समापन रविवार शाम को महाआरती के साथ हुआ। हनुमानगढ़ की पावन धरा पर हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश विदेश के महापुरुष शामिल हुए। इस ऐतिहासिक संकल्प यात्रा में 2100 सौभाग्यशाली लक्ष्मी नारायण का चयन किया गया। सोमवार को उन्हें डॉक्टर गुण प्रकाश की ओर से कलश वितरण किया गया। हनुमानगढ़ की पावन धरा पर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, इसमें पूरे देश विदेश से महापुरुष पधारे थे और इस ऐतिहासिक संकल्प यात्रा में 2100 सौभाग्यशाली लक्ष्मी नारायण का जो चयन किया गया था, आज उनका कलश वितरण के साथ में जो सिद्ध किया हुआ सिद्ध पुरुष हैं डॉक्टर गुण प्रकाश जी जो महाराज श्री हैं, ये श्री विद्या साधक है। इनके द्वारा जो 2100 लक्ष्मी नारायण जो चयनित हुए थे, क्योंकि जो 2100 लक्ष्मी नारायण द्वारा जो ये चयन किया गया था, ये महायज्ञ से पहले एक वैदिक प्रक्रिया है कि किसी भी अनुष्ठान को, जैसे 16 संस्कार होते हैं, किसी भी अनुष्ठान को संपादित करने के लिए लक्ष्मी और नारायण द्वारा कलश यात्रा की जाती है। इसी क्रम में ये जब कलश यात्रा 10
मार्च 2024 को हनुमानगढ़ में हुई वो ऐतिहासिक थी। और इस कलश यात्रा के साथ में 11 तारीख से 17 तारीख में देश और विदेश से संत महापुरुष पधारे और उनके द्वारा अपने मुख्य वचनों से हनुमानगढ़ की धरा को सुशोभित किया गया। आज जो 18 तारीख के अंदर जो विशेष कार्यक्रम किया गया उसके अंदर 2100 लक्ष्मी नारायण का कलश वितरण हुआ और श्री यंत्र उन सबको वितरित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बाबा भक्ति प्रकाश जी जो पुणे से पधारे हुए हैं उनके द्वारा शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से जो लोगों का उपचार एलोपैथी में लंबे समय से नहीं हो पा रहा था उनका एक उपचार करके अगले 7 दिनों का एक कार्यक्रम रखा गया है। आज का जो आयोजन चल रहा था इतने 7 दिनों से बड़ा ही दिव्य और भव्य आयोजन था, जिसमें श्री 100 कुंडीय जो यज्ञ था, राजराजेश्वरी यज्ञ था, जो नवग्रह यज्ञ था, बड़े ही भाव से जो विद्वानों के द्वारा बड़ी आहुतियां दी गई वो हमने देखी। बड़े लोग फेरियां निकाल रहे थे और यहाँ पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पधारे हुए दिग्गज थे जो सनातन धर्म की पुरानी विधियों के द्वारा उन्हें ठीक कर रहे थे वो चमत्कार भी हमने देखा। काशी का सा नजारा हो गया जब काशी जी की आरती यहाँ हो रही थी। गंगा की आरती में बड़ा दिव्य ही अनुभव हुआ। हनुमानगढ़ की जो पूरा इतिहास है उसमें पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है और आज सभी को कलश के साथ श्री यंत्र दिए जा रहे हैं जो मतलब महात्मा जी द्वारा सिद्ध किए गए हैं। तो इतना दिव्य आयोजन हमने हमारी जीवन में कभी नहीं देखा और आज ये वाकई में मन में ऐसा भाव आ रहा है कि ऐसा आयोजन लगातार कोई ना कोई परमात्मा की कृपा से करता रहे। हम खास करके जो सुमित जी गुप्ता हैं, जो यजमान परिवार है, या जो हमारे महाराज जी हैं गुण सागर जी चैतन्य जी महाराज जिन्होंने ये संकल्प उठा रखा है, उनके हम सब हनुमानगढ़ की जनता ऋणी है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसमें मैंने 7 दिन सेवा दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, ऐसे लगा जैसे सारे तीर्थ मैंने यहाँ कर लिए हैं। और मैं ये कहती हूँ कि समय समय पर अगर ऐसे आयोजन होते रहे तो शायद जो अशुद्धियाँ इस वातावरण में आई हुई हैं या जो पाप हो रहे हैं उनमें हमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि साधु संतों का जो सहयोग रहता है उनमें हमें बहुत कुछ, हमारा नेचर जो है बदल जाता है और इनकी संगत में रहने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मेरा नाम संजय बूदल है, मैं मुंबई से आया हूँ। जैसे कि ज्ञात है कि धर्म सम्राट करपात्री महाराज यज्ञ सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न जगहों पे बहुत जगह पे इस प्रकार के यज्ञ किए हैं। उसी कड़ी में हनुमानगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा यज्ञ हुआ है जिसमें लगभग आप देख सकते हैं कि रोज के 10-15 हजार 20 हजार लोग रहते थे और 8 दिन भंडारा हुआ। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कोई तीसरी शक्ति कर सकती है। और जो कराने वाले जो है धर्म क्षेत्र के हमारे डॉक्टर गुण प्रकाश जी जो गुरु जी है, उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, संपन्न किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान की जनता को कि बहुत ही स्नेह के साथ में रहे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को प्रशासन की ओर से राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली गई। बैठक में तहसीलदार ने बताया कि विधानसभा चुनाव की भांति लोकसभा चुनाव में भी होम वोटिंग की सुविधा होगी। लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग के अच्छे परिणाम देखने को मिले। लोकसभा चुनाव में 85 साल से अधिक आयु व 40% से अधिक दिव्यांगजन के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बीएलओ के माध्यम से एक सूची तैयार होगी। 85 साल से अधिक आयु और ऐसे पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो 40% से अधिक दिव्यांगता रख रहे हैं उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है विशेष एक प्रावधान किया गया है जिसमें वो होम वोटिंग भी कर सकते हैं। इसमें अभी सर्वे का कार्य हमारे बीएलओ द्वारा किया गया है, जिसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति जो होम वोटिंग करना चाहता है उनका सर्वे किया जा चुका है। अब उनको जो है फॉर्म 12D डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 12D वो लोग भर के जब देंगे उसके आधार पर उनको बैलेट इश्यू करके होम वोटिंग की कार्रवाई की जाएगी। आज प्रशासन द्वारा बैठक बुलाई गई थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं उन सबके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। अभी ये होम वोटिंग का जो कार्यक्रम प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, पिछले चुनाव में भी चलाया गया था, उसके परिणाम भी अच्छे आए और होम वोटिंग के माध्यम से अभी पहले 80 साल की जो आयु के से ऊपर के लोग थे, अभी चुनाव की दृष्टि से वो 85 से ऊपर के लोगों को इस कैटेगरी में लिया गया है। दूसरा जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों का जो विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन लोगों को उसी सूची में शामिल किया जाएगा। तो बीएलओ जो सरकारी बीएलओ हैं उनके माध्यम से एक सूची तैयार होगी और उनके हिसाब से टैली करके उनके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद उनकी वोटिंग का सिस्टम तय किया जाएगा। ये अभी बैठक हुई और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।